लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज है और कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोलते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सबके हैं। किसी भी प्रकार की जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना यह राष्ट्र की एकता और संपदा के लिए ठीक नहीं है। हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में चल रहे संत सम्मेलन में प्रतिभा करने पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, पीएम मोदी ने जितने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, देश के सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति ताने बाने को उत्कृष्ट प्रदान की है। स्वामी रामदेव ने कहा, चुनौतियां चाहे जितनी भी हो, पीएम मोदी उन सभी से निपटते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने कहा था, अहंकार आज दिख रहा है, ये बीज तो आपने बोए थे, बबूल का बीज बोकर कैसे उम्मीद करते हैं कि आम का फल मिलेगा। बता दें कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई थी, इसलिए 241 पर सिमट गई। इस चुनाव में बीजेपी का अहंकार ध्वस्त हो गया। इंद्रेश कुमार ने कहा, इन लोगों ने भगवान राम की भक्ति तो की थी, मगर इनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। आज भगवान राम ने इनके अहंकार को खत्म कर दिया। ये लोग इस चुनाव में प्रशंसनीय परिणाम नहीं दे पाए। शायद अब इन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास होगा। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मणिपुर में फैले अशांति का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि संघर्ष से जूझ रहे राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि मणिपुर पिछले 1 साल से शांति का इंतजार कर रहा है। राज्य में 10 साल पहले शांति थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि वहां बंदूक संस्कृति खत्म हो गई, लेकिन राज्य में अचानक हिंसा देखी गई। मोहन भागवत के बयान के बाद आरएसएस मेंबर रतन शारदा ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि क्यों लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज सुनने की जगह। रतन शारदा ने आगे कहा कि भाजपा के नेता चुनावी सहयोग के लिए स्वयं सेवकों तक नहीं पहुंचे। भाजपा ने उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जो जमीन पर काम कर रहे थे। वहीं पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया जो सेल्फी के सहारे प्रचार कर रहे थे। आरएसएस मेंबर रतन शारदा ने लेख में आगे लिखा, यह चुनाव परिणाम भाजपा के लिए एक रियलिटी चेक है। वहीं आरएसएस कार्यकर्ता ने लिखा कि भाजपा ने महाराष्ट्र की राजनीति में जरूरत से ज्यादा सक्रियता दिखाई। वहीं भाजपा का एनसीपी और शिवसेना दलों के साथ हाथ मिलाना कई पार्टी कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा, जिसका बुरा असर चुनाव पर पड़ा। मोहन भागवत जी, कल आपका भाषण सुना, आपका वक्तव्य सुना, पक्ष प्रतिपक्ष के क्या संबंध होने चाहिए उस पर आपकी व्याख्या सुनी, राजनीति में शुचिता पे आपकी चर्चा सुनी। एक बात बताइए, जब आप बबूल के बीज लगा रहे थे तो क्या आम की उम्मीद कर रहे थे? और जब आम के फल नहीं मिले तो क्या माटी को दोष दोगे? ये बीज आप ही ने लगाए हैं। जो आज बबूल का एक वृक्ष है, वृक्षासन लगाता हुआ दिख रहा है, ये आप ही ने लगाया था। अब बोलकर क्या फायदा? जब हाथरस में एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है, तब आप चुप रहते हैं। जब देश की राजधानी के बाहर सड़क पर मौसम और पुलिस की मार झेलता हुआ किसान बैठा होता है, तब आप चुप रहते हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उनका आप ही के वैचारिक बंधुओं द्वारा स्वागत किया जाता है, तब आप चुप रहते हैं। जब अखलाक और पहलू खान की निर्दयतापूर्वक हत्या की जाती, तब आप चुप रहते हैं। जब कन्हैयालाल टेलर के हत्यारों का सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से निकलता है, आप कुछ नहीं बोलते, आप चुप रहते हैं। जब मध्य प्रदेश के सागर या गुना में या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दलितों के मुंह में पेशाब फेंका जाता है, डाला जाता है, आप तब भी चुप रहते हैं। अब बोलकर क्या फायदा? अब आप अप्रासंगिक हो चुके हैं मोहन भागवत जी, और आपको अप्रासंगिक किया है आपकी चुप्पी ने, आपको अप्रासंगिक किया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अब इस समाज को, इस लोकतंत्र को आपकी आवश्यकता नहीं रही है। आखिरी मौका आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आप तब भी चुप रहे, आप नहीं बोले। अब इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या मोहन भागवत जी, आपकी आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप को, अपनी रक्षा करना, अपने आप को रीबूट करना जानता है, समझता है। ये ताकत उसको संविधान ने दी। आप बोलते हैं, हम सुन लेते हैं। आप बोलिए, हम सुन लेंगे। अगर आप उस वक्त बोलते तो शायद आपकी इस बात को हम सब गंभीरता से लेते। नरेंद्र मोदी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, न पहले ली थी, न अब लेंगे। आपको
बोलना आपका स्वागत है, आप बोलते रहिए, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, इस समाज को आपकी आवश्यकता अब नहीं रही, आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। जय हिंद। भारत माता को परम वैभवशाली, स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ बनाने के लिए देश में करीब 25 लाख बहनें सेवा दे रही हैं। उसमें आज 20,000 बहनों का संगठन एकत्रित हुआ नोएडा के सेक्टर 19 के इस ऑडिटोरियम में 21 जून के इंटरनेशनल योग डे की तैयारी के लिए, और आने वाले समय में 2 करोड़ बहनों को योग प्रचारकों के तौर पर, योग शिक्षकों के तौर पर जोड़ करके निःशुल्क योग की कक्षाएं जब देश में चलेंगी तो देश स्वस्थ भी बनेगा, रोग मुक्त भी बनेगा, और रोगों से आजादी, नशा से आजादी, आर्थिक आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी के साथ शिक्षा और चिकित्सा की आजादी का जो बड़ा लक्ष्य पतंजलि लेकर के चल रहा है, उसमें देश की मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उसका ये प्रथम बड़ा सम्मेलन यहाँ नोएडा और एनसीआर के संगठन के महिला पतंजलि योग समिति की ओर से किया गया। दुर्भाग्य से कोई भी सेंट्रल बोर्ड या जो स्टेट बोर्ड है, उन बोर्डों में हमारे सनातन धर्म और भारत बोध का समावेश नहीं है, और एक मूल्यहीन शिक्षा, खाली एक तकनीकी शिक्षा, एक यांत्रिकी शिक्षा है, भाषाई बोध है, विषय का बोध है, लेकिन आत्मबोध, भारत बोध और सनातन बोध से वंचित वो शिक्षा व्यवस्था वो परिणाम नहीं दे सकती जो शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व, चरित्र और नेतृत्व निर्माण होना चाहिए। इसलिए आजादी के 75 वर्ष बाद मोदी सरकार के हम कृतज्ञ हैं, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर के पूरी इस वर्तमान केंद्रीय सत्ता ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन किया है, उससे शिक्षा की आजादी का एक नया दौर शुरू होगा, और ऐसे व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र तैयार होंगे जिससे भारत का गौरव बढ़ेगा और एक ऐसे विश्व नागरिकों का निर्माण होगा जो विश्व में भारतीयता का गौरव बढ़ाएगी। मोदी जी का नेतृत्व, उनकी नीतियां, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र इतना विराट है, इसके पीछे उन्होंने वर्षों की साधना की है, तपस्या की है, और इसी वजह से देश के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है एग्जिट पोल में भी, परिणाम भी ऐसे ही इसी के आसपास होंगे ऐसा दिखता है, क्योंकि मोदी जी का जो एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व है, उसके सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है, और इसीलिए देश उन पर विश्वास कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल भी बहुत यशस्वी होगा, ऐसी अपेक्षा है। उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व इस राष्ट्र और विश्व के लिए ही मंगलकारी होगा, ऐसा विश्वास है। बहुत तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों का दौर है, और इसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने पुनः जो अपनी उसकी नियति है, उसके साथ साथ विश्व की भी नियति को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। बाकी सभी विजयी हुए उम्मीदवारों के लिए भी शुभकामनाएं, और जो पराजित हुए वो हौसला रखें, कभी न कभी उनकी भी विजय होगी। कोई भी अवसाद में न जाए, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा जी, सीटें उतनी नहीं आई, अयोध्या में भी जीत नहीं पाई बीजेपी इस पर। हमें अच्छे के बारे में सोचना है, और जहां कहीं भूल चूक हुई है उसका विश्लेषण करना है, जिससे कि और हम आगे बढ़ सकें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।